जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, मैक्सिमम उनका आंकड़ा खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं खुले कल खुलेगा। उनको लगभग हर कोई भी योजना धरातल पर जैसे ही आती है, कोयला की योजना हो, कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई सड़क चौड़ीकरण हो, जब भी कोई योजना आती है सबसे पहले दो लोग ध्यान में आते हैं, सांसद और विधायक। उनको पीछे से बहुत सारा पैसा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। सबसे ज्यादा खनिज भी हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पलायन हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर हम हो रहे हैं, तो एक बार रुककर सवाल करना चाहिए कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, 2 दिन रात पहले वोट जो डिसाइड होता है वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर डिसाइड होता है। अब रामगढ़ अभी चले जाए, बहुत ताजा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो हमें जो आक्रोश दिख रहा है, जो खासकर छात्रों को लेकर, नियोजन पॉलिसी को लेकर, मुझे लगता है 2024 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। झारखंड में जब आप आते हैं किसी भी नीति नियम को, चाहे केंद्र की नीति हो या राज्य की नीति हो, तो ठीक अन्य देश में जो भी राज्य है उसका ठीक उलट होता है। यहाँ क्या होता है, कोई मामला 1950 से लटका हुआ है, कोई 70 से लटका हुआ है, और आज भी उस परिवार के पीड़ित लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं कोर्ट के कि हमें एक नियोजन मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए। लेकिन अन्य राज्यों में उन्हें ना कोर्ट तक जाने की आवश्यकता होती है, बल्कि जो कंपनी कार्य करती है वो सर्वे बनाकर खुद उन्हें अलॉटमेंट करती है, सबको घर बना के देती है और मुआवजा देती है। तो हमारी लड़ाई है, विस्थापन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है कि हमारे जमीन जगह छीने गए हैं उद्योग के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, खनन के नाम पर, तो हमारे लोगों को रोजगार से पहले जोड़ा जाए। और इसीलिए आज साल भर से आंदोलन हो रहा है और हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वही चीज़ मांग रहे हैं जो इस प्रदेश में है। आप देखिए, जैसे माइनिंग का कार्य, आपका उड़ीसा में एक इश्तिहार आया था, उसको पढ़ रहे थे, वहाँ आपका माइनिंग सरदार का पोस्ट है, तमिलनाडु में माइनिंग सरदार का पोस्ट है, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में तमिल भाषा का नॉलेज होना चाहिए और उड़ीसा में उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग कोई अलग कानून नहीं मांग रहे हैं, हम लोग भी वही कानून मांग रहे हैं कि भाई अगर तमिलनाडु में कोई माइनिंग का कार्य हो रहा है और वहाँ के लोग का अगर प्राथमिकता है, उड़ीसा में अगर कोई माइनिंग का कार्य और उड़ीसा के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो झारखंड के लोग अगर प्राथमिकता की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, हाल ही फिलहाल एक इश्तिहार आया है कॉलेज को लेकर, उड़ीसा का ही है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सरकारी कॉलेज होंगे उनमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के ना माने एडमिशन लिया ही नहीं जाएगा, उनका एडमिशन लिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, और भी सरकारी जो गाइडलाइन है एज पर रेगुलेशन। तो जब झारखंड के लोग झारखंड में सेम उन्हीं नियमों की मांग करते हैं जैसा उड़ीसा में है, जैसा छत्तीसगढ़ में है, जैसा तेलंगाना में है, जैसा तमिलनाडु में है, तो यहाँ संविधान की अड़चने आ जाती है। क्या लगता है झारखंड की सरकार, झारखंड बने हुए 22 साल हो गए, हर बार ये दावा होता है कि हम झारखंडी का सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है लोगों को छला जा रहा है क्या? देखिए, हर बार छला ही जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा, और ये सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं पाया जाता है तो झारखंड में। देखिए, गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं पाया जाता है तो झारखंड में, और उसी गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो मोस्ट टॉप मोस्ट में झारखंड है। तो ये तो दोहरी नीति है कि सबसे ज्यादा खनिज भी हम दे रहे हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पलायन हम हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षित अगर हम हो रहे हैं, तो एक बार रुककर सवाल करना चाहिए कि ये खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य यहाँ के मूलवासियों के लिए क्या किया। ठीक, हेमंत सरकार के कार्यकाल जो है या कार्यशैली से इस मामले में आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, आप बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे, हेमंत सरकार केवल भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्यपाल महोदय खतियान को रिजेक्ट करते हैं और महोदय पूरे राज्य में लगभग लाखों का खर्चा करके खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ आपका 4 तारीख को ही जो गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ, सुने बागमारा से 60 गाड़ी गया था। औसतन लगाते हैं, एक गाड़ी में अगर 2000 का तेल पिया तो 60 गाड़ी को कैलकुलेट कीजिए। जब एक ब्लॉक से इतना गया तो धनबाद में 10 ब्लॉक है, उसको कैलकुलेट कीजिए। और चूंकि हमको लगता है कम से कम 5-6 जिलों से लोग गए होंगे, तो उसको फिर कैलकुलेट कीजिए कितना खर्च हुआ होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे ये भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्य के युवा परेशान है, किसान परेशान है, रैयत परेशान है, कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई इस कदर लड़ रहे हैं कि मैंने मारपीट उनके साथ हो रही है। अभी देखिए, सीआईएसएफ और ग्रामीणों में थोड़ी सी झड़प हुई है भोली में, कुछ सीआईएसएफ भी घायल हुए हैं, ग्रामीण भी 8-10 घायल हुए हैं। तो क्यों, आखिर क्यों? जब वो जमीन ग्रामीणों की है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बीसीसीएल अपना पेपर दिखाए और जमीन का अधिग्रहण करे, लेकिन बीसीसीएल कागज नहीं दिखा रही है, उल्टा प्रशासनिक दांवपेच के साथ ग्रामीणों से उलझा रही है, लड़वा रही है, और नुकसान चाहे सीआईएसएफ का हो या ग्रामीणों का, दोनों मिडिल क्लास फैमिली के हैं। यही आज देश में हो रहा है। बीसीसीएल हो या झारखंड सरकार, देखिए, रणनीति सबसे पहली बात है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो बैठे लोग हैं उनकी अगर मंशा स्पष्ट नहीं होती है तो नीति आपकी कुछ धरातल पर उतर नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे जीटी रोड चौड़ीकरण की जब बात आई तो गांव वालों की जमीन कहीं 10,000 डिसमिल लिया गया, कहीं 12,000 डिसमिल लिया गया। क्यों भाई, इतना कम दाम में क्यों? ना जो हमारे सांसद हैं, जो क्षेत्र जितने भी सांसद हैं, उनको कंपनी ने पहले ही पैसा दिया,
वे जानते हैं कि रैयत को हम जो पैसा देंगे 1 लाख, अगर उसमें हम काट कर 50,000 संसद को दे देते हैं तो 20,000 हम देंगे फिर रैयत को, 30,000 मेरा मुनाफा है। रेलवे ने जमीन लिया 8,000 डिसमिल, चूंकि रेलवे सेंट्रल का विषय है, संसद को पेटी पहुंच गई, विधायक को पेटी पहुंच गई। यानी बीसीसीएल हो या रेल हो, सेल हो, भेल हो, अगर उनको बैकफुट पर लाना है और अगर उनको राज्य के हित में कानून बनाने, माने कानून जो बना है उसके अनुरूप कार्य लेना है, तो उसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं उन्हें ढंग से काम करना होगा। हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, मैक्सिमम उनका आंकड़ा खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं खुले कल खुलेगा। उनको लगभग हर कोई भी योजना धरातल पर जैसे ही आती है, कोयला की योजना हो, कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई सड़क चौड़ीकरण हो, जब भी कोई योजना आती है सबसे पहले 2 लोग ध्यान में आते हैं, सांसद और विधायक। उनको पीछे से बहुत सारा पैसा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है और फाइनली बीसीसीएल मनमानी करती है, कंपनी आज मनमानी कर रही है। क्यों? कारण ये पॉलिटिकल जो हमारी ढांचाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त हो चुकी है और वो अपने सिवा किसी के लिए कार्य नहीं कर रही। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है जनता से क्या अपील करेंगे उसे देखिए, सुधारने के लिए? जनता से हम अपील यही करेंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको अपने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। हमने अभी तक क्या किया है, चुनाव जैसे ही चुनाव नजदीक आता है 2 दिन रात पहले वोट जो डिसाइड होता है वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर डिसाइड होता है। अब रामगढ़ अभी चले जाए, बहुत ताजा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो पैसे के दम पर वोट डिसाइड होते हैं। तो इससे क्या है कि जनता को अपने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का महत्व का पता नहीं चलता है और फाइनली वही जनता जो अपने वोट को बेच कर नेता को चुनती है, वो नेता पैसे को वसूलता है और फाइनली उसके सामने कुछ नहीं बचता है। वो ना बोल पाती है ना चिल्ला पाती है, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो ताकत है, सर्वश्रेष्ठ ताकत जो हमको वोट कहते हैं, वो बेच चुकी होती है। इसीलिए आज 22 साल के बाद झारखंड की जनता को पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में सोचना होगा। एक ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म हो जहां माने ऑनेस्ट कैंडिडेट चुनकर जाए और उसके लिए ऑनेस्ट पीपल भी हो, जो वोट दें उनको वे लोग भी ऑनेस्ट हो, किसी लाभ में नहीं, किसी माने अपने रिश्ता नाता में देखकर ना पड़े। बिल्कुल एक स्वच्छ कैंडिडेट को देखें जो विधानसभा के भीतर या फिर जो भी पॉलिसियां धरातल पर आएंगी, जो भी केंद्र की पॉलिसी हो, राज्य की पॉलिसी हो, यदि जनता के अहित में हो तो उसके खिलाफ मुखरता से वो आवाज को रख सके। लेकिन आप देखिए, कहीं भी देखिए कोई विधायक बोलते हुए नजर नहीं, भोली में इतना बड़ा कांड हुआ, आज 5 साथी अरेस्ट किए गए हैं, सब पढ़ने वाले लड़के हैं, कोई ना विधायक का बयान आता है। सिंदरी में इतना बड़ा कांड हुआ, कोई विधायक सांसद का बयान तक नहीं आता है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही, क्यों ना? सबका पीछे से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा का सेटिंग किया जा रहा है। राजनीतिक पटल पर कुछ तैयारियां कर रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग तो स्पष्ट कह दिए हैं कि हम लोग चाहेंगे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म एक आइडियोलॉजी का हो, इंसान व्यक्ति का ना हो, वो कोई पर्सन का ना हो कि इस चेहरे को देखकर रिफॉर्म होना, एक आइडियोलॉजी हो। आपको जो समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ राजनीतिक तैयारी भी चलेगी क्या? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां रूल कर रही हैं, अगर वो राज्य के हित में कार्य करती हैं तो हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हित में कार्य नहीं करती हैं तो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप देना उस समय समय की मांग होगी और जो पब्लिक की डिमांड होगी उसके अनुरूप आपको करना होगा। और नहीं करेंगे तो फिर आपको लोग बागी कहेंगे, लोग आपको दोषी कहेंगे कि हम तो अच्छे खासे सो रहे थे, हम बुरे थे, अच्छे थे, मरे थे, आपने जगाया क्यों? तो इसीलिए हमारी प्रयास होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस राज्य में रूल कर रही हैं वो राज्य के हितार्थ के लिए नियम में बनाए, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में युवाओं में जो आक्रोश दिख रहा है, जो खासकर छात्रों को लेकर, नियोजन पॉलिसी को लेकर, मुझे लगता है 2024 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।